अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। इससे पहले हम कॉमन बेस पढ़ चुके हैं, कॉमन मीटर पढ़ चुके हैं, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, एम्प्लीफिकेशंस को समझा, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को समझा, एक्चुअली कहना चाहिए, अभी एम्पलीफायर तो पढ़े ही नहीं। तो जनाब आज का टॉपिक हमारे पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसका हम अमीटर फॉलोअर के तौर पे भी नाम लेते हैं। इसका कुछ टेक्स्ट बुक्स में अमीटर फॉलोअर भी लिखा होता है। अब ये पहले वाले जो दो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी, कॉमन बेस कॉमन मीटर, उनसे मुख्तलिफ है। हम देखेंगे आने वाले चैप्टर में कि जब हम एम्पलीफायर्स पे जाएंगे तो मोस्ट प्रेफरेबल हमारे लिए कॉमन मीटर होगा। कॉमन कलेक्टर तो कभी भी एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसकी हाई इनपुट इंपीडेंस और लो आउटपुट इंपीडेंस होती है। तो इसका ज्यादातर जो मकासिद होते हैं उसे इंपीडेंस मैचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको एक डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सर्किट में अगर आप देखो तो कलेक्टर आपका इनपुट में भी है, कलेक्टर आपका आउटपुट में भी है। फिर आपके पास जनाब इधर देखो एनपीएन में कलेक्टर इनपुट में भी है, आउटपुट में भी है। अब ये वाला बेस कलेक्टर, ये आपका क्या हो गया जनाब? ये आपका इनपुट पोर्शन हो गया जिसे हमने फॉरवर्ड बायस रखना होता है। ये अमीटर कलेक्टर ये हमारी आउटपुट हो गई जिसे हमने रिवर्स बायस रखना होता है। ठीक है। और यहां पे आप देखें कि भाई ये आपके पास जो एनपीएन में ये इनपुट है, ये आउटपुट है। एक चीज आपने पल्ले से बांध लेनी है कि आपने मीटर जहां कहीं पे भी हो सर्किट में उसे फॉरवर्ड वाइज ही रखना होता है। तो जरा ये सर्किट देखो, पी पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। यहां पे कलेक्टर के जरिए मैंने आपके रिवर्स बाइसिंग की है। ओके। ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पे तो ये रिवर्स बाइस नहीं है। तो मीटर की मजबूरी है कि वो हमेशा हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसलिए मैंने देखो उसके साथ रखा पॉजिटिव और इसके साथ रखा नेगेटिव। ठीक है। सेम कंसेप्ट आप इधर से भी समझ सकते हैं कि मैंने मीटर अब चूंकि एन टाइप था तो इसके साथ नेगेटिव लगा दिया। तो ये चीज याद रखनी है कि मीटर हमेशा आपने फॉरवर्ड रखना है और कलेक्टर को आपने हमेशा रिवर्स रखना है। तो ये चीज ध्यान में रहेंगे तो ये आसानी से समझेंगे। अब जरा करेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। तो आपके पास इनपुट आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में आज सादा सादा सा काम करते हैं। इनपुट करेक्टरिस्टिक्स है, आप देखो किस किस के बीच में है। बेस करंट, क्योंकि इनपुट हमारी बेस में है। और आपके पास जो दूसरी चीज है आउट और वीसीबी, यानी कि कलेक्टर बेस और बेस करंट के बीच में हमने कर्व ड्रा किया वीसीई, यानी जो आउटपुट है आपकी वीसीई को हमने कांस्टेंट रखा है। यानी 2 वोल्ट के लिए कर्व बनाई, 4 वोल्ट के लिए कर्व बनाई, यानी वीसीई में बदलाव नहीं आ रहा। अब जो मैंने सिग्नल दूंगा जिसको मैंने वो मैं यहीं पे इनपुट पे दूंगा, इसका मतलब बेस कलेक्टर वोल्टेज में बदलाव आने वाला है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किरचॉफ के रूल के अकॉर्डिंग तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बेस कलेक्टर में प्लस बेस मीटर में वो मिलके बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस कलेक्टर मीटर में। बात समझ आ गई? यानी कि ई और सी मीटर कलेक्टर मीटर के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किससे मिलके बनेगा? वो बनेगा मीटर बेस और कलेक्टर बेस की वजह से। यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस मीटर बेस में, जितना पोटेंशियल डिफरेंस कलेक्टर बेस में। जैसे आप इस इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। तो जनाब अब होगा क्या, मैं सिग्नल दूंगा यहां पे इनपुट पे, तो क्या बेस कलेक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा? सिग्नल के आने से बढ़ेगा, यानी नेगेटिव वाला फैक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब जवाब वीबीई जो बेस मीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। जब वो कम होगा तो बेस करंट कम होगा। तो यही आप देख रहे हो कि आपके पास जब आप वीसीबी बढ़ाते हो तो बेस करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आप इसकी स्लोप देखो तो आपको डिक्रीजिंग पैटर्न पे दिख रहा है, यानी ये कि आपके पास वीसीबी बढ़ेगा तो आईबी कम हो रहा है। बात समझ आ गई? एक दफा फिर से समझाता हूं। तो जनाब सादा सादा बात है, आउटपुट का अगर मैं कहूं पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में होगा, आप कहोगे कलेक्टर मीटर। ओके। मैंने देखो वीसीई को फिक्स रखा है। ओके होगी बात। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यार ये वीसीई किस किस के बीच में किसके बराबर हो सकता है, तो आप कहोगे मीटर बेस का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कलेक्टर बेस का जितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये तो ये इक्वेशन समझ आती है कि वीसीई बराबर होगा, अगर वीसीबी को दूसरी तरफ ले जाऊं तो वीबीई प्लस वीसीबी। मैंने वीसीबी इधर ले आया हूं ताकि मुझे वीबीई समझाना आसान रहे। तो अब होगा क्या, मैंने सिग्नल दिया, सिग्नल देने से बेस कलेक्टर बढ़ेगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, यानी नेगेटिव
नेगेटिव वाला फैक्टर बढ़ेगा, वीसीई ने तो बदलना नहीं, इसका ना माइनस वाला फैक्टर बढ़ रहा है तो वीबीई नेगेटिव में आएगा यानी कम होगा। जब बेस अमीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो इसका ना आईबी कम होगा, तो ये कर्व आपको इस तरीके से हासिल होगी। बात समझ आ गई? तो जनाब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जब मैं जाऊंगा तो आईबी कांस्टेंट कर दूंगा। अब मैंने वो देखा वीसीई और आईई के बीच में, क्योंकि आउटपुट अब जो मेरी लोड लगी होगी वो आईई पे लगी होगी, यही एक सादा सा फर्क है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर के फर्क में क्या है, तो पहले जब आप कॉमन एमीटर पढ़ते हो तो लोड आपकी कलेक्टर पे लगी होती है, अब लोड आपकी एमीटर पे लगी होगी, यही सादा सा एक फर्क आता है, बाकी तो वही वैसे ही रहना उसने। अच्छा जी, तो अब क्या है कि आपके पास उसी तरीके से इसमें भी कट ऑफ रीजन आएगा, उसमें भी सैचुरेशन रीजन आएगा, एक्टिव रीजन आएगा। यानी अब आप जरा देखो कि मखसूस थोड़ी सी 0 से 1 वोल्ट के अंदर अंदर करंट में अच्छा खासा बदलाव आता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके पास वीसीई जो आपका ये करंट है, अब आपके पास जो आईई है वो वीसीई पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कलेक्टर मीटर की वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो आईबी पे एक तरह से डिपेंड कर रहा है कि आईबी बढ़ता जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जाएगा, हर आईबी के लिए उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आती चली जाएगी। अब इसका मतलब मुझे ताल्लुक देखना है एक तरह से आईबी और आईई का, वो भी हम अभी बनाते हैं कि कैसे उस चीज को समझते हैं। तो इसे हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहेंगे कि भाई जो आपने बेस करंट और मीटर आउटपुट करंट लिया है, इसकी वजह से जो आपकी एम्पलीफिकेशन होगी वो जरा समझनी है। जैसे मैंने अभी कही, तो आप कहोगे रेशियो ले लो मीटर करंट की बेस करंट के साथ, तो इसे हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहेंगे, इसे गैमा से जाहिर कर देंगे। इसका मतलब देसी जुबान में समझो तो कलेक्टर करंट कितने गुना बढ़ेगा, आई बी को गैमा से जरब दे दो तो आई ई की वैल्यू हासिल हो जाएगी। अब आपके पास इसका मतलब करंट गेन आपके पास आई सी और आई ई और तकरीबन आई ई के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली की बात है, तो आपके पास हमेशा लेस देन क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा जी, तो अब जरा हम बात करते हैं कि गैमा आपने क्या पढ़ा, आई ई ओवर आई बी, अल्फा आपने क्या पढ़ा हुआ है, आई सी डेल्टा आई सी ओवर आई ई। अब मुझे आई बी अगर निकालना हो तो जनरल इक्वेशन जो आपके पास ट्रांजिस्टर की है उसमें से आई बी निकाल लेंगे, आई सी दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। आई बी की ये वैल्यू क्या मैं इधर लगा सकता हूँ, मैंने रेड के जरिए हाईलाइट किया कि ये वैल्यू यहाँ पे मैंने लगानी है। तो जब आप ये वैल्यू लगाओगे तो डिनोमिनेटर में ये फैक्टर आ जाएगा, ऊपर भी आई ई से डिवाइड कर दो, नीचे भी आई ई से डिवाइड कर दो, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब बाकी जो फैक्टर बचा ये क्या, ये सारी चीज अल्फा नहीं है, तो इसे 1/1 माइनस अल्फा लिखा जा सकता है। तो इसका ना गैमा और अल्फा का ताल्लुक आ गया कि गैमा बराबर है 1/1 माइनस अल्फा। इसी तरीके से अल्फा और बीटा का भी चूंकि हमें पता है तो आप वो वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो गैमा और बीटा का ताल्लुक भी निकाल सकते हो, तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। जस्ट इसके अब क्या मसला क्या है कि इसे ज्यादातर इंपीडेंस मैचिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो यही हम इसके यूजेस में लिख सकते हैं, एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी और डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।